So today we will start with unit 3.7.3 report or report writing. So report is basically a description of an event to someone who was not present on the scene. ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी रिपोर्ट जो है जनरली, बिजनेस रिपोर्ट नहीं, जनरली रिपोर्ट किसको कहते हैं कि किसी इवेंट को किसी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करना जो उस वक्त वहाँ मौजूद ना हो। यानी जब आप किसी को रिपोर्ट करते हैं, जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं, तो हम न्यूज़ रिपोर्ट्स देखते हैं तो बेसिकली हम तक उसको रिपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उस इवेंट पे मौजूद नहीं थे और वो जो न्यूज़ रिपोर्टर है हमें वो इवेंट जो है वो उसके बारे में बता रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट। रिपोर्ट इज़ अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर समवन हु वांट्स टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। सो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखें रिपोर्ट की तो वो क्या है, वो तो जनरल डेफिनेशन थी ना कि एक इवेंट की डिस्क्रिप्शन किसी ऐसे इंसान के लिए जो उस वक्त उस इवेंट पे मौजूद ना हो। अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि रिपोर्ट क्या है, इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन है एक ऐसे इंसान को जिसको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो या जो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता हो। यानी कोई इंसान है वो किसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता है और आप उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली रिपोर्ट। So basically report is information transformed from one person to another or transferred from one person to another or from one group of people to another group। और ये जो ट्रांसफॉर्म्ड का वर्ड है ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप ट्रांसफर्ड लिखेंगे, ठीक है। रिपोर्ट इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर ग्रुप। सो अगर आप सिंपल वर्ड्स में उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसफ़र की जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पीपल से दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट। अब किस तरह की रिपोर्ट्स हैं जो लिखी जाती हैं। नंबर वन इज़ बिजनेस रिपोर्ट्स, यानी वो रिपोर्ट्स जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं। फिर पॉलिटिकल रिपोर्ट्स, किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो या सिचुएशन के ऊपर जब कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्ट। फिर ऑफिस रिपोर्ट्स, यानी ऑफिस के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब उनको लिख के एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया जाता है इन डिटेल, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑफिस रिपोर्ट्स। मेमो जो है वो शॉर्ट होते हैं, रिपोर्ट में हम वही चीज़ें ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं। जब वही चीज़ें हम ज़्यादा डिटेल में लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, रिपोर्ट्स बन जाती हैं। फिर आ जाती हैं मार्केट रिपोर्ट्स। सिचुएशन की जो भी मार्केट की जो भी सिचुएशन होती है उसके ऊपर जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो वो क्या कहलाती है, मार्केट रिपोर्ट। जैसे हमारी स्टॉक मार्केट होती है, उसके ऊपर अगर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी जाए कि इस वीक में स्टॉक मार्केट के अंदर इन इन कंपनीज़ के जो शेयर्स थे वो ऊपर गए, इनके नीचे गए, इनके स्टेबल रहे, किस किस टाइम पे ऊपर गए, किस टाइम पे थोड़े से डिक्लाइन आया, किस किस रीज़न की वजह से डिक्लाइन आया, किस किस रीज़न की वजह से उनमें इंक्रीज़ आया, तो वो सारी क्या कहलाएगी, मार्केट रिपोर्ट। फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्टर्स जो हैं वो न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर जब वो पब्लिक के साथ उसको शेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो दैट इज़ बेसिकली न्यूज़ रिपोर्ट। फिर आ जाती हैं क्राइम रिपोर्ट्स, यानी जब कोई क्राइम होता है और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है या कोई क्राइम रिपोर्टर उसको इन्वेस्टिगेट करता है और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखता है तो वो क्या कहलाएगी, क्राइम रिपोर्ट। इसी तरह से जब हम एफआईआर भी लिखवाते हैं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर किसकी एब्रीविएशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो वो भी रिपोर्ट होती है कि हम एक क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं, यानी जनरल जो डे टू डे इश्यूज होते हैं अगर उनके ऊपर कोई रिपोर्ट लिखी जाए तो वो क्या कहलाएगी, रूटीन रिपोर्ट। तो हमारे पास 7 टाइप्स की रिपोर्ट्स हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल रिपोर्ट्स, ऑफिस रिपोर्ट्स, मार्केट रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स, क्राइम रिपोर्ट्स एंड रूटीन रिपोर्ट्स। आई होप इट इज़ क्लियर सो फार। अगर कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो रिपोर्ट होती किस चीज़ के बारे में, ये तो हमने ये कहा कि रिपोर्ट जो है वो बेसिकली क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसी को इस इवेंट के बारे में बताना है जो वहाँ मौजूद ना, और इस टाइप की हम रिपोर्ट्स लिखते हैं। अब रिपोर्ट में होता क्या है, रिटन या स्पोकन अकाउंट होता है किसी चीज़ का जो आपने पढ़ी हो
ऑब्जर्व की हो, सुनी हो, देखी हो, की हो, या आपको लगता हो कि फ्यूचर में वो होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है, यानी लिखी जा सकती है। आपने कुछ पढ़ा, अब आप उसको समराइज़ करना चाह रहे हैं, उसके बारे में किसी और को बताना चाह रहे हैं, तो आप उसके बारे में लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रिपोर्ट। आपने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, अब आप उसके बारे में लिख के किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं या वर्बली किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रिपोर्ट। आपने कुछ सुना और फिर किसी और को वो बता रहे हैं आप डिटेल में, दैट इज़ ऑल्सो अ रिपोर्ट। देखा, किया, या आपको लगता है फ्यूचर में होगा, इन सब के ऊपर जब आप लिखेंगे या कुछ किसी को रिपोर्ट करेंगे तो ऑल दैट विल बी रिपोर्ट। अब जो चीज़ आपने देखी या ऑब्जर्व की, अगर आपने कोई डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ी, कोई जर्नल पढ़ा, कोई रिसर्च वर्क पढ़ा, कोई बुक पढ़ी, कोई किसी इंस्टीट्यूट्स के रिजल्ट्स जो थे उनके ऊपर आप एक रिपोर्ट लिखना चाहते हैं कि फ़लाँ इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट ये रहा, फ़लाँ का ये रहा, इसका बेहतर रहा, इसका कम अच्छा रहा, तो ये सारी भी क्या कहलाएंगी? रिपोर्ट्स कहलाएंगी। कुछ आपने सुना और अब आप उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, लाइक लेट्स सपोज कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो कोई प्रोसेशन है उसका, यानी कोई जुलूस है निकाल रहा है, प्रोसेशन मीन्स जुलूस। इसी तरह से कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई जो आपने उसके बारे में सुना और अब आप उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं या किसी को बताना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ बेसिकली अ रिपोर्ट। फिर जो आपने देखा, जैसे अगर आप लेट सपोज आप कोई मूवी या ड्रामा देखते हैं, आप किसी फैक्ट्री को विजिट करते हैं, किसी लेबॉर्ट्री, म्यूज़ियम, एग्जामिनेशन हॉल, बुक फेयर या किसी भी जगह को विजिट करते हैं और फिर उसके बारे में लिखते हैं रिपोर्ट, तो उसके बारे में भी आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। फिर कोई ऐसी चीज़ जो की गई हो, यानी कोई काम किया, कोई टास्क था जो परफॉर्म करना था, वो परफॉर्म करने के बाद अब आप किसी को बताते हैं कि ये टास्क कैसे हुआ, तो वो भी रिपोर्ट है। जैसे इनाग्रेशन सेरेमनी होती है, कोई फेस्टिवल होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, हॉस्पिटल है, अब उसके बारे में बाद में रिपोर्ट लिखी जाती है कि ये चीज़ इस तरह से हुई, पहले ये किया गया, फिर ये किया गया, फिर उसके बाद ये स्टेप्स थे, तो दैट इज़ ऑल्सो रिपोर्ट। अब इफ़ेक्टिव रिपोर्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी अगर आप इफ़ेक्टिव रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो पर्पसफुल होनी चाहिए, यानी जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था उस रिपोर्ट को लिखने का, जो मकसद था उस रिपोर्ट को लिखने का, वो पूरा होना चाहिए। लेट सपोज कि अगर मकसद ये था कि किसी को ये बताना कि इनाग्रेशन सेरेमनी हुई, तो उस वो जो सेरेमनी थी वो कितने बजे शुरू हुई, क्या क्या उसके दौरान हुआ और वो कब कंक्लूड हुई, ये बताना मकसद था और आपने ये सब लिख दिया है, तो पर्पस कंप्लीट हो गया। लेट सपोज के पर्पस क्या था, ये बताना कि इनाग्रेशन सेरेमनी कितनी इफेक्टिव थी, लोगों ने उसमें कितनी पार्टिसिपेशन की, कितने लोगों को अवार्ड, जब इनाग्रेशन हुई तो कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने उस सारे इवेंट के दौरान कितने अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर मकसद वो था और आपने सिर्फ ये बता दिया कि कितने बजे शुरू हुई, कितने लोग आए हुए थे और कितने बजे ख़त्म हुई, तो ऑब्वियसली आपने उसका पर्पस फुलफिल नहीं किया, तो दैट मीन्स कि रिपोर्ट इफेक्टिव नहीं है। तो जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट का वो पूरा होना ज़रूरी है, यानी उसे पर्पसफुल होना चाहिए। फिर एक्यूरेट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ द राइटर करेक्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट में किसी तरह की भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। फिर लॉजिकल होनी चाहिए, एक क्लियर और रीज़नेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, जो चीज़ पहले आनी चाहिए वो पहले आए, जो बाद में आनी चाहिए वो बाद में, प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो, फिर स्टेप वाइज सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाएँ, फिर एक प्रॉपर क्लोजिंग हो। ये ना हो कि आगे पीछे हौच पौच चीज़ें हो रही हों कि पहले स्टार्ट हुई, फिर 4 लोगों ने ये किया, फिर आपको बाद में याद आया कि ओहो उससे पहले तो ये हुआ था, तो उसके बाद आप वो लिख दें। नहीं, जो चीज़ें जिस तरतीब से हुई हैं एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में उन चीज़ों को डिस्क्राइब होना चाहिए। क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स उसमें नहीं होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, इधर उधर की बातें उसके अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, पैराग्राफ्स क्लियर होने चाहिए, हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए, कोई बीच में मिक्सिंग या हौच पौच चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग, प्रॉपर पेज का यूज़, हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। वेरीफिएबल होना चाहिए, यानी जो उसके अंदर फैक्ट्स दिए गए हैं वो चेक हो सकते हों, ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जिनको चेक किया जा सके और चेक किया जाए तो वो सही साबित हों। आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एविडेंस पे बेस्ड होने चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, ऐसे ही हवा में
बातें नहीं होनी चाहिए जिनको किसी तरह से चेक ही ना किया जा सके। फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो उसका मतलब रिपोर्ट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी जो इशू है उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद कंक्लूजन्स जो हैं वो लिखी जाएं। जो पर्सनल जो फीलिंग्स हैं राइटर की उनको वो उस रिपोर्ट को अफेक्ट ना करें, यानी जो चीज़ें उसको अच्छी लग रही हैं वो लिख दे और जो बुरी लग रही हैं उनको ना लिखे या थोड़ा डाउनग्रेड कर दे, ऐसा नहीं। रिपोर्ट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो अगर कोई फैक्ट राइटर को पसंद नहीं भी है तो भी उसने उसको उसके अंदर लिखना है। ओनली देन द रिपोर्ट विल बी ऑब्जेक्टिव, यानी आपकी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो जो एक अच्छी या इफेक्टिव रिपोर्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पर्पसफुल, एक्यूरेट, लॉजिकल, क्लियर एंड कंसाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरीफिएबल एंड objective. There are 7 characteristics to an effective report. So the characteristics are clear. Then next is rules for report writing. कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग करें तो उसमें कौन कौन से जो रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें कि आपका रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है या मकासद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आप क्लियर रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? जो पर्पस है रिपोर्ट लिखने का वो क्लियर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो फर्स्ट रूल या फर्स्ट स्टेप क्या है किसी भी रिपोर्ट के लिखने का? टू क्लैरिफाई कि उस रिपोर्ट को लिखने का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। कि आपकी रिपोर्ट के रीडर्स कौन हैं। लेट सपोज़ कि आप किसी साइंटिफिक प्रोसीजर के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं और वो जो रिपोर्ट है साइंटिस्ट ने या साइंस के स्टूडेंट्स ने पढ़नी है, तो आप उसके अंदर ज़्यादा साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करेंगे, जो स्टेप्स हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है, उन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकती है। लेट सपोज़ कि आपका वही जो साइंटिफिक प्रोसीजर है उस पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट पढ़नी आम लोगों ने है, यानी वो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो साइंटिस्ट नहीं है, वो जनरल पब्लिक है। तो वो जो जनरल पब्लिक है वो ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स से अवेयर नहीं होती, उसको ज़्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या जो वोकेबलरी है या जो स्टेप्स हैं प्रोसीजर्स हैं उनकी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो फिर जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप सिंपल लैंग्वेज में अपनी रिपोर्ट लिखें और जहाँ जहाँ आप साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करें वहाँ साथ में उनकी डेफिनेशंस भी या मीनिंग्स भी प्रोवाइड करें, ताकि आपकी जो ऑडियंस यानी रीडर है वो उस रिपोर्ट को समझ सके। इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस कौन है। अगर आप साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं और बिल्कुल सिंपल वर्ड लैंग्वेज में लिख देते हैं और उसमें आप साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और वर्ड्स यूज़ नहीं करते, तो वो जो साइंटिस्ट है वो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होगा, उसको लगेगा कि ये क्या रिपोर्ट लिख दी है। और अगर आप जनरल पब्लिक के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं और उसमें ढेर सारी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी डाल देते हैं और उसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी और वो उसको साइड पे रख देंगे कि ये क्या है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। सो आपकी जो रिपोर्ट है उसकी जो वर्डिंग है वो आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से उसको टेलर करते हैं। तो वो जो टेलरिंग है उसके लिए ऑडियंस के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको पता हो कि रिपोर्ट लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा ये कि आपकी ऑडियंस यानी रीडर्स कौन है। थर्ड इज़ के डिटर्मिन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब आपने ये डिसाइड करना है कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है इस रिपोर्ट की, यानी वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इस रिपोर्ट में लाजमी मौजूद होनी चाहिए। लेट सपोज़ कि आपको रिपोर्ट लिखने के लिए दी गई है कि किसी इलाके का सर्वे करें और ये चेक करें कि इस इलाके में जो रोड है वो बन सकती है या नहीं बन सकती, और अगर बन सकती है तो कितनी वाइड होगी, उसमें किस तरह के मटेरियल्स यूज़ होंगे, इस पे आपने रिपोर्ट लिखनी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। आपकी ऑडियंस कौन है? इंजीनियर्स हैं जिन्होंने डिसाइड करना है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि इस इलाके में रोड बनानी है या नहीं बनानी, और बनानी है तो किस तरह की बनानी है। ये आपकी ऑडियंस होगी, डिटरमिन होगी। अब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है इसके अंदर? एक तो ये बताना कि वो जो इलाका है
उसका लैंडस्केप किस तरह का है, ज़मीन किस तरह की है, मटेरियल किस तरह के यूज़ होंगे, इर्द गिर्द घर हैं, बिल्डिंग्स हैं किस तरह की हैं, कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी बड़ी रोड बन सकती है, उसके साथ फुटपाथ्स के लिए जगह छोड़ी जा सकती है, नहीं छोड़ी जा सकती, या छोड़ी जा सकती है तो कितनी छोड़ी जा सकती है, किस तरह का मटेरियल और कितना यूज़ होगा तो वो मजबूत रोड बनेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो आपको जब अब पता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो पहले आप जाके वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर आप रिपोर्ट लिखेंगे। लेट्स सपोज कि आपने रिपोर्ट लिखनी है कि आपके कॉलेज का जो पिछले 2 साल का या 3 साल का रिज़ल्ट था चारों क्लासेस का, वो कैसा रहा है, कंपेयर करना है आपने उस रिज़ल्ट को। अब आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके पास चारों सालों का रिज़ल्ट हो, हर सब्जेक्ट का भी रिज़ल्ट हो और ओवरऑल कॉलेज का रिज़ल्ट भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। पहले आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सारी बात है, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, फिर आप उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर रिपोर्ट लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, दूसरा ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना, तीसरा ये डिटरमिन करना कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है। देन क्रिएट अ फ्रेमवर्क। आपने अपनी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि आपकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले क्या चीज़ आएगी, बाद में क्या चीज़ आएगी, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, स्टार्टिंग कैसे होगी, क्लोजिंग कैसे होगी। ये चीज़ें आप पहले डिसाइड करते हैं और लिखना बाद में शुरू करते हैं। दैट इज़ क्रिएट अ फ्रेमवर्क। देन रिवाइज द फ्रेमवर्क। अब जब आप लिखना शुरू करते हैं या लिखने से पहले भी जब आप पूरी आउटलाइन बनाने के बाद दोबारा उस पर एक नज़र डालते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इसमें चेंजेस की गुंजाइश है, वहाँ वहाँ आप उसको चेंज करते हैं। तो दैट इज़ रिविजन। डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, देन अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, देन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को डिटर्मिन करें, देन यू हैव टू क्रिएट योर फ्रेमवर्क, यानी स्ट्रक्चर जो है रिपोर्ट का, और फिर आपने उस फ्रेमवर्क यानी स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है और एडजस्ट करना है जहाँ जहाँ ज़रूरत हो। इसके बाद लैंग्वेज चेक करनी है, यानी आपने रिपोर्ट लिख ली, अब आप उसको रिवाइज करेंगे, आप इंश्योर करेंगे कि स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन सब ठीक है। चेक कर ली है लैंग्वेज, इसके बावजूद जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसको प्रूफ रीड करेंगे, यानी जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट करने के बाद ही आप उसको सबमिट करेंगे, बिकॉज इट्स अ बिजनेस रिपोर्ट, कोई नॉर्मल आम सी रिपोर्ट नहीं है। तो कोई भी जो रिपोर्ट होती है, स्पेशली इन बिजनेस सेटिंग्स, उसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं, मांगी जाती हैं, उनमें किसी भी तरह की इनएक्यूरेसी, चाहे वो लैंग्वेज की हो, स्पेलिंग की हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन की हो, वो लिखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा बुरी समझी जाती है, उसका इमेज ख़राब होता है, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देता है तो इवन उसकी जॉब भी ख़तरे में पड़ सकती है। सो इवन अगर आप कोई लीगल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि मैंने आपको एग्जांपल ही दी रोड के लिए रिपोर्ट लिखने की, अब अगर उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी और बाद में वो प्रूव हो गया कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो इवन लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है उस पर्सन के खिलाफ। तो जो बिज़नेस रिपोर्ट्स होती हैं या जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें एक्यूरेसी और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। सो व्हाट आर द रिपोर्ट्स और स्टेप्स और रूल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? First you have to define your objective, then you will understand your audience or readers, then you will determine what information is required or necessary, then you will create a framework or structure for your report, then you will revise that framework or structure and see if any adjustment is needed, then you will check the language for any type of error, and even after that, when the final draft is ready, you will proofread it carefully. और जब आप फॉर्मेटिंग करेंगे उस रिपोर्ट की, रिवाइज करेंगे उसको या उसको प्रूफ रीड करेंगे, तो उसमें आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे? एक्यूरेसी, कंप्रिहेंसिवनेस, रेलेवेंस, ऑर्गेनाइजेशन, कंक्लूजन एंड सजेशंस। सो आर द फैक्ट्स करेक्ट? इज द रिपोर्ट कंप्लीट? कंप्रिहेंसिव कौन सी चीज़ होती है जो हर तरह से कंप्लीट हो? सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि फैक्ट्स करेक्ट हैं या नहीं। दूसरा आप ये देखेंगे कि रिपोर्ट हर एस्पेक्ट से कंप्लीट है या नहीं, यानी वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। इज़ ऑल इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन नेसेसरी?
अब एक तो ये है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इंक्लूड होनी चाहिए थी वो हुई है या नहीं, दूसरा ये भी देखना है कि जो इंक्लूड किया है वो सारा ज़रूरी भी है कि नहीं, कोई फालतू चीज़ तो इंक्लूड नहीं की कर दी जिसकी ज़रूरत ही ना हो। तो अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसको रिमूव भी करना ज़रूरी होता है। तो रेलेवेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रीहेंसिवनेस तो ज़रूरी है, सो है, उसके साथ रेलेवेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द कंटेंट लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, कि लॉजिक के हिसाब से वो जो स्ट्रक्चर है वो सही है उस रिपोर्ट का या नहीं। फिर कंक्लूजन, डज इट एनालाइज एंड एवेल्यूएट द फाइंडिंग्स, यानी जो आपने ऊपर फाइंडिंग्स दी हैं रिपोर्ट की, आपकी रिपोर्ट के एंड पे कंक्लूजन में आपने उनका एनालिसिस किया है या नहीं, उनकी एवेल्यूएशन की है या नहीं। अगर नहीं की तो फिर आपकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। फिर जब भी कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो पहले आप डाटा प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, और एनालाइज और एवेल्यूएट करने के बाद रिकमेंडेशंस या सजेशंस दिए जाते हैं। तो क्या रिपोर्ट में वो रिकमेंडेशंस या सजेशंस दिए गए हैं या नहीं दिए गए, दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अ रिपोर्ट। कि पहले आप डाटा सारा इंक्लूड करेंगे, सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन में उसका एनालिसिस और एवेल्यूएशन देंगे, और फिर एंड पे आप सजेशंस या रिकमेंडेशंस देंगे। इन सब चीज़ों का आपकी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होना ज़रूरी है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट। सो आई होप ये सारा आपको क्लियर है। गुड, कि लेट्स हैव अ लुक एट इट्स स्ट्रक्चर। सो जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, डेट। ये जो डेट है ये सब्जेक्ट फ्रॉम के नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है, और फ्रॉम के बिल्कुल नीचे भी आप डेट लिख सकते हैं। डेट, उसके आगे सेमी कॉलन, फिर जो उस दिन की डेट है, और आगे ईयर के आगे फुल स्टॉप। ये पंक्चुएशन लाजमी होती है और इसके मार्क्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप रियल लाइफ में रिपोर्ट लिख रहे हैं तो फिर अगर आप ये पंक्चुएशंस फॉलो ना करें तो उसका एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। फिर इसके बाद आप टू लिखेंगे, उसके आगे कॉलन, और उसके आगे जो भी पर्सन जो लिख रहा है, उस मतलब जिसके लिए जिसको रिपोर्ट भेजी जा रही है, आप उसका नाम, उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे। फिर फ्रॉम, कॉलन, उसके आगे जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉलन, और फिर जो उस रिपोर्ट का सब्जेक्ट है यानी मेन पर्पस है, आप वो लिखेंगे। फिर इसके बाद सैल्यूटेशन आ जाएगी। सैल्यूटेशन के आगे आप कॉमा लगाते हैं, जैसे डियर सर, डियर मैडम, आगे कॉमा। फिर इंट्रोडक्शन है, और ये हेडिंग होती है रिपोर्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन। दिस इज़ अ रिपोर्ट ऑन द, इसके आगे आप टॉपिक लिख देंगे, सिचुएशन इन द डैश एरिया। इट इज़ अ फेमस रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया। आई विजिटेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस एरिया एंड फाउंड लॉट ऑफ डैश देयर, यानी जो भी उस रिपोर्ट का प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आई हैव रिटन अ रिपोर्ट अगेंस्ट द ईवल, यानी जो भी बुराई जिसके बारे में आपको लिखने का कहा गया था। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ डैश एरिया, उसमें आप उस एरिया का नाम लिख देंगे। In the preparation of this report, my only object is to make the public aware of this, यानी जो भी evil जिसके बारे में आपने लिखना था। I submit the report as under, और इसके बाद फिर आप अपनी रिपोर्ट शुरू कर देंगे। यानी पहले इंट्रोडक्शन आ गया, रिपोर्ट इंट्रोड्यूस हो गई, इसके बाद आ गई रिपोर्ट, कॉलन, उसके बाद आप वो जो आपकी रिपोर्ट थी वो उसके जितने भी सब पैराग्राफ्स थे वो पैराग्राफ्स बना के हेडिंग्स दे के आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। वो पूरी रिपोर्ट आपने लिख दी। रिपोर्ट लिखने के बाद फिर जो लास्ट हेडिंग होती है, कंक्लूजन आपने लिख दी, कंक्लूजन के बाद आप हेडिंग देंगे सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस की। उसके आगे भी कॉलन आएगी। उसके बाद आप सजेशंस देंगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ ड्राइव अगेंस्ट डैश ऑन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट इज़ सजेस्टेड दैट 1 2 3 4 5 करके आप नंबर्स दे के अपने सजेशंस देंगे, और हमेशा नंबर्स देते हैं सजेशंस के, 1 2 3 4 5। एक तो पैराग्राफ की फॉर्म में जब आप सजेशंस देते हैं तो वो गिचमिच हो जाते हैं, क्लियर नहीं रहते। दूसरा ये कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर ही यही है कि जब आप सजेशंस देते हैं तो आप नंबर्स या बुलेट्स पॉइंट्स में देते हैं, कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं देते। फिर एंड में आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। ये क्या है, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है। यानी डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन की हेडिंग, इसके बाद रिपोर्ट
जो है उसकी हेडिंग होगी, और फिर रिपोर्ट के अंदर जितने पैराग्राफ हैं उनकी अपनी अपनी हेडिंग्स होती हैं। लास्ट हेडिंग रिपोर्ट की क्या होती है? कंक्लूजन। कंक्लूजन जब आप लिख लेंगे वो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ, उसके बाद आप सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस की हेडिंग देंगे, वो आपकी लास्ट हेडिंग होगी। ठीक है, उसके एंड पे फिर आप सिग्नेचर का वर्ड लिखेंगे और उसके आगे या उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर देंगे। यूजली हम उसके आगे करते हैं, यानी जहां हम सिग्नेचर का वर्ड लिखते हैं उसके आगे हम सिग्नेचर कर देते हैं, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी आप अपना ऊपर लिख चुके हैं जहां फ्रॉम में आपने अपना नाम लिखा था। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर। Good. Okay, then let's have a look at this report. So this is the report on inflation or rising prices in Pakistan. इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। तो अब ये रिपोर्ट किस पे है? इन्फ्लेशन पे, या जो प्राइसेस बढ़ रही हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर। अब ये जो डेट है ये इस कॉर्नर पे भी आ सकती है, आप इसको इस कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं और राइट कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान में नहीं लिख सकते। या तो राइट कॉर्नर पे रहने दें या लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाएं, जितना मर्जी करें, लेकिन कॉर्नर पे आएगी। उसके बाद टू द एडिटर कॉमा द न्यूज़, फिर कॉमा, फिर इस्लामाबाद, फुल स्टॉप। यानी जो पर्सन का नाम है उसके आगे भी कॉमा आएगा, जिस इदारे के लिए वो काम करता है उसके नाम के आगे भी कॉमा आएगा, और जो सिटी का नाम है फिर उसके आगे फुल स्टॉप आएगा। फ्रॉम सोशल वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि जाहिर बात है इन्फ्लेशन के ऊपर रिपोर्ट है तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर लिखेगा। ये आपने खुद से अज्यूम करना है कि किसकी तरफ से लिखी जा रही है, वो टाइटल आपने खुद अपने आप को दे देना है। और चूंकि आप अपना सिटी का नाम नहीं लिखेंगे तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे? ABC। फिर सब्जेक्ट इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन या राइजिंग प्राइसेस पे रिपोर्ट लिखनी है तो सिर्फ रिपोर्ट उसकी प्राइसेस पे नहीं लिखनी ना, उसके इफेक्ट्स पे भी तो लिखनी है। तो इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ये आपने उसका सब्जेक्ट बना दिया। फिर सर कॉमा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग देते हैं बाकायदा, कॉलन with deep sense of sorrow I report to you a serious problem of our country, that is inflation or rising prices। अब ये रिपोर्ट हम न्यूज़पेपर को क्यों लिख रहे हैं? हालांकि रिपोर्ट के टाइटल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि न्यूज़पेपर को लिखें, क्योंकि जनरल रिपोर्ट है ना, तो यूजली ऐसी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर्स को ही भेजी जाती हैं। फिर डिस्कशन, ये आपकी सेकंड हेडिंग है। द प्राइसेस ऑफ necessities of life are increasing constantly. The majority of people in our country belong to the low income group, therefore they are hard hit by the high prices of essential goods. There are many factors। अब ये तो आपने प्रॉब्लम बताया है, ज़ाहिर बात है कि मसला क्या है। दूसरे में अब आप बता रहे हैं कि रीजंस क्या हैं। चूंकि आप एक नई चीज़ बता रहे हैं तो आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। पहले में आपने जनरली बताया था कि मसला क्या है, कि प्राइसेस बढ़ रही हैं और लोग उससे परेशान हो रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ हमने क्यों शुरू किया है? क्योंकि अब हम उसके रीजंस बता रहे हैं, फैक्टर्स बता रहे हैं। जो जब हम कोई नया पॉइंट शुरू करते हैं तो हम उसके लिए सेपरेट पैराग्राफ बनाते हैं, कभी भी सेम पैराग्राफ में दो पॉइंट्स नहीं लिखते। सो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन द डिमांड इज हायर देन द सप्लाई। Secondly, the wrong policies of government lead to hoarding, smuggling and black marketing of essential goods. Thirdly, the prices of world markets also have direct or indirect effects upon things produced inside the country। अब चूंकि हमने एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो हमने सारे के सारे फैक्टर्स एक ही पैराग्राफ में बता दिए हैं। लेट सपोज कि हमने 5-6 पेजेस की या लार्जर रिपोर्ट लिखनी होती तो हम क्या करते? हम जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी हेडिंग बनाते, उसको डिटेल में एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करते हैं, फिर जो सेकंड वाला फैक्टर है उसकी एक और हेडिंग बनाते हैं, और इस तरह से सो ऑन हम हेडिंग्स बनाते जाते हैं। लेकिन चूंकि हमने एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है तो हमने सारे फैक्टर्स एक ही पैराग्राफ में कंबाइन कर दिए हैं, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली करके। अभी जो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली क्या हैं? ये सीक्वेंस मार्कर्स हैं जो आपकी रिपोर्ट को लॉजिकल सीक्वेंस या ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। हम बार बार कह रहे थे ना कि लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जैसे देयर फॉर, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इन कंक्लूजन, हाउएवर, ये क्या करते हैं? ये हमारी रिपोर्ट्स को लॉजिकल सीक्वेंस देते हैं।
देन सजेशंस, देयर आर सम सजेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पैराग्राफ में दे दिए, लेकिन आपने पैराग्राफ में नहीं लिखने, यू विल मेक इट इनटू बुलेट पॉइंट्स। जैसे जो फर्स्टली है ये नंबर 1, सेकेंडली नंबर 2, थर्डली नंबर 3। बुलेट पॉइंट्स में या नंबर्स में हम लिखते हैं। एक तो ये कि रिपोर्ट देखने में अच्छी लगती है, दूसरा ये कि जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है सजेशंस का वो यही है कि आप उन्हें बुलेट पॉइंट्स में प्रोवाइड करें। अब आपके जहाँ पे सजेशंस ख़त्म होंगे उसके बाद आपकी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगी, वो सेपरेट लाइन में आएगी, उसी सजेशंस के साथ नहीं आपने उसको लिखना, एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद लिखना है। आफ्टर टेकिंग द अबव मेंशन्ड मेजर्स इन्फ्लेशन कैन बी रिमूव्ड, फुल स्टॉप। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सबमिटेड बाय कॉमा, फिर उसके नीचे सिग्नेचर करेंगे और फिर XYZ, क्योंकि आपने अपना सिग्नेचर तो नहीं करना ना, आप XYZ लिखेंगे। और यहाँ पे अब अगर आप पेज पे नज़र डालें तो जहाँ जहाँ आपको स्पेस नज़र आ रही है, जैसे सब्जेक्ट के नीचे स्पेस है, सब्जेक्ट के ऊपर स्पेस है, सर के नीचे स्पेस है, इंट्रोडक्शन की जो 2 लाइंस हैं उनके नीचे स्पेस है, फिर जो डिस्कशन के बाद हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म किया और दूसरा शुरू किया है वहाँ पे स्पेस है, फिर सजेशंस से ऊपर स्पेस है, सजेशंस के नीचे स्पेस है, फिर एक लाइन है। तो ये जो स्पेसेस हैं ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है लिखते हुए पेपर के ऊपर, क्योंकि आप तो पेपर में लिखेंगे ना। तो जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप एक लाइन इन सारे पॉइंट्स पे छोड़ेंगे, वो लाइन छोड़ के आपने लिखनी है, ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसके भी मार्क्स हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक को तो बहुत ज़्यादा वो गिचमिच सी लगेगी, दूसरा आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। So I hope the structure is clear. So let's start with the last business communication, that is formal letters. और formal letters के साथ साथ आपके syllabus में जो informal letters हैं वो भी included है. So we will have a look at them as well. So business letters are basically written for many reasons. कोई एक रीज़न नहीं होता फिक्स्ड, बल्कि हम उनको मल्टीपल रीजंस के लिए लिखते हैं। वन पर्पज़ कुड बी टू आस्क अबाउट अ प्रोडक्ट, इट्स प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, यानी किसी प्रोडक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप लेटर लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द सप्लायर, यानी इन जनरल ये लेटर ऑफ इंक्वायरी होते हैं जो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब आप कोई लेटर लिखते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको क्या कहते हैं, या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो दैट इज़ नोन एज लेटर ऑफ इंक्वायरी। वो जो सप्लायर होता है फिर वो आपको डिटेल्स बताता है उस प्रोडक्ट की, अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अगर प्रोडक्ट जब आप रिसीव करते हैं वो डैमेज्ड हो, डिफेक्टिव हो, तो फिर आप कंप्लेंट करते हैं उसकी। अगेन यू विल सेंड अ लेटर, वो क्या कहलाएगा, लेटर ऑफ कंप्लेंट। पहले आपने लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा, then you order the product. If there is some issue with the product then you will write a letter of complaint. और ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन की, वरना फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं। और कौन कौन से पर्पसेस हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जो लेटर्स लिखते हैं, यानी वो लेटर्स जो बिजनेस लेटर्स या फॉर्मल लेटर्स नहीं होते, लाइक इनविटेशंस फॉर मैरिज और पार्टीज़, फॉर ऑफरिंग कंडोलेंसेस, यानी जब हमने ताज़ियत करनी हो, कोई बीमार हो उसके बारे में पूछना हो, किसी को किसी जॉब ऑफरिंग या अपॉर्चुनिटी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, इस तरह के लेटर्स भी लिखे जाते हैं। इवन कंग्रेचुलेटरी लेटर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लिखे जाते हैं। किसी को प्रमोशन पे कंग्रेचुलेट करना हो, किसी को कोई अवार्ड अचीव करने पे कंग्रेचुलेट करना हो, किसी को किसी और सक्सेस के ऊपर कंग्रेचुलेट करना हो, किसी को कोई इशू हुआ हो तो उसके हवाले से उसको कंडोल करना हो, इन पर्पसेस के लिए भी लेटर्स लिखे जाते हैं। अब लेकिन ये जो पर्सनल इश्यूज़ के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स, और ये दो लोगों के दरमियान होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान नहीं होते। सो जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो फैमिली, फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस को लिखे जाते हैं, और जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो यूजुअली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं। सो हमारे पास फिर 2 टाइप के लेटर्स हो गए मेनली, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स।
अगर कोई पर्सन टू पर्सन जो है वो लिखा जाएगा लेटर पर्सनल रीजंस के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल लेटर। और अगर आपने कोई एक पर्सन जो है वो किसी बिजनेस को लेटर लिखेगा या बिजनेस किसी पर्सन को लेटर लिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा? फॉर्मल लेटर। ये आपके पास डेफिनेशंस आ गए कि लेटर्स कौन सी टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो पर्सन टू पर्सन लिखा जाएगा वो इनफॉर्मल लेटर होगा, जो पर्सन टू बिजनेस या बिजनेस टू पर्सन लिखा जाएगा या बिजनेस टू बिजनेस लिखा जाएगा वो क्या होगा? फॉर्मल लेटर होगा। फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो बिजनेस और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कवर लेटर ऑफ फॉर अ रेज्यूमे, रेज्यूमे कहते हैं सीवी को। तो आप जब हम सीवीज लिखते हैं, यूजली जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ सीवी सबमिट नहीं कराते, जिसको हम रेज्यूमे भी कहते हैं, रेज्यूमे सबमिट नहीं कराते, उसके साथ एक कवर लेटर भी सबमिट कराना होता है। दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। इसी तरह से जो हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी एक तरह का फॉर्मल लेटर होता है। सो जो लेटर है इनफॉर्मल लेटर वो यूजली फ्रेंड्स के दरमियान होता है या एक्विंटेंसेस के दरमियान होता है जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों। इवन पर्सनल लेटर्स भी फॉर्मल हो सकते हैं, जैसे कवरिंग लेटर्स हो गए, मार्केटिंग लेटर्स हो गए या कस्टमर सर्विस लेटर्स हो गए, लेकिन ये इनका पर्पस होता है बिजनेस लेटर्स। तो अगर पर्सनल लेटर भी बिजनेस पर्पसेस के लिए लिखा जाएगा तो वो फॉर्मल ही होगा। लेकिन वो लेटर जो आप अपने पर्सनल रीजंस के लिए लिखते हैं, किसी बिजनेस या किसी और रीज़न के लिए नहीं लिखते, वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। सो जो बिजनेस लेटर्स हैं वो क्या हैं? फॉर्मल लेटर्स हैं। ये किस लिए लिखे जाते हैं? टू सेल समथिंग, टू मेक इंक्वायरीज, टू प्लेस ऑर्डर्स, टू रिक्वेस्ट क्रेडिट, टू डिनाई क्रेडिट, यानी क्रेडिट पे कोई चीज़ आपने लेनी हो उधार पे, या किसी को उधार या क्रेडिट पे कोई चीज़ देने से मना करना हो, टू कलेक्ट मनी, टू सेंड कोटेशंस, यानी बिजनेसेस जब ऑर्डर्स देते हैं तो लोग अपनी कोटेशंस देते हैं कि हम आपको ये चीज़ इतनी अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे, दूसरी कंपनी ऑफर करती है कि हम इतने अमाउंट पे प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या कहलाती हैं? कोटेशंस। और अप्लाई फॉर जॉब्स। तो ये वो रीजंस हैं जिनके लिए हम बिजनेस लेटर्स या फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। टू मेक इंक्वायरीज, टू प्लेस ऑर्डर्स, टू रिक्वेस्ट क्रेडिट, टू डिनाई क्रेडिट, टू कलेक्ट मनी, टू सेंड कोटेशंस एंड टू अप्लाई फॉर जॉब्स। फॉर्मल लेटर जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है, उसमें आप कोई चीज़ चेंज नहीं करते। सैल्यूटेशन होगी जिसमें आप डियर मिस्टर, मिस या मिसेस या डॉक्टर एक्स वाई जो भी उसका नाम हो, या डियर सर मैडम करके लिख सकते हैं। अगर आप उसका नाम पता है तो फिर आप नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं पता तो आप सीधा सीधा अगर आपको ये पता है कि वो मेल या फीमेल है तो फिर आप डियर सर या डियर मैडम लिख देंगे। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि रिसीव करने वाला मेल है या फीमेल है तो आप सर स्लैश मैडम कर देंगे। यूजली हम इस लेटर को एक फार्मूले की तरह ही शुरू करते हैं कि आई एम राइटिंग इन रिप्लाई टू योर लेटर, अगर किसी ने आपको पहले से लेटर लिखा हुआ हो। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, आई एम राइटिंग रिगार्डिंग योर एडवर्टीजमेंट। तो ये फिक्स्ड फार्मूला टाइप सेंटेंसेस होते हैं जिनसे ये लेटर्स शुरू किए जाते हैं। और इवन इनको एंड करने के भी फिक्स्ड फार्मूले की तरह की फ्रेजेस होती हैं, जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, थैंक यू इन एडवांस फॉर योर हेल्प, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं जो इन लेटर्स में फार्मूले की तरह यूज़ होती हैं। और जो क्लोजिंग होती है वो आप अपनी सैल्यूटेशन के साथ मैच करते हैं। यानी अगर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका पर नाम जानते हूँ तो आपने सैल्यूटेशन में उसका नाम लिखा होगा ना, जैसे डियर मिस्टर जॉन्स, तो फिर आप एंड पे लिखेंगे योर्स सिंसेरली। अगर आप उसका नाम नहीं जानते थे तो फिर आप क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली। यानी फॉर्मल लेटर्स में जिस पर्सन का आप नाम जानते हों तो एंड पे आप योर्स सिंसेरली लिखते हैं, अगर आप उसका नाम ना जानते हों तो आप योर्स फेथफुली लिखते हैं। इसीलिए जब हम अपनी कॉलेज की एप्लीकेशंस लिखते हैं तो एंड पे योर्स सिंसेरली लिखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को हम यूजुअली जानते होते हैं बाय नेम, तो इसलिए वहाँ पे हम योर्स सिंसेरली लिखते हैं। तो जिस पर्सन को आप बाय नेम नहीं जानते वहाँ आप योर्स फेथफुली लिखेंगे। इफ़ यू नो द पर्सन बाय नेम यू विल राइट योर्स सिंसेरली। सो टाइप्स कौन कौन सी हैं? इंक्वायरी लेटर, जब किसी भी चीज़ के बारे में या सर्विस के बारे में आपने डिटेल्स लेनी हो तो यू राइट इंक्वायरी लेटर्स। ऑर्डर लेटर्स, जब आपने किसी चीज़ का या प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर प्रोवाइड करना हो।
मतलब ऑर्डर करना हो कि हमें ये चीज़ चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए। सेल्स लेटर्स यानी जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो कस्टमर्स तक कि हम आपको ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर कंप्लेंट लेटर्स जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो। क्रेडिट लेटर्स जब आप किसी को क्रेडिट दे रहे हूँ, मांग रहे हूँ या मना कर रहे हूँ, तीनों सूरतों में आप जो लेटर लिखेंगे वो क्या होगा, क्रेडिट लेटर। फिर रिकवरी लेटर है जब आपने किसी को चीज़ें दी हैं, गुड्स भेजी हैं और उसने आपको पेमेंट नहीं दी, तो फिर आप पेमेंट मांगने के लिए एक लेटर लिखते हैं एंड दैट इज़ नोन एज रिकवरी लेटर। इसके बाद फिर बिजनेस लेटर्स यानी किसी भी और बिजनेस पर्पज़ के लिए जो लेटर लिखा जाएगा वो भी क्या होगा, फॉर्मल लेटर होगा। फिर लेटर टू द एडिटर्स यानी जो हम न्यूज़पेपर के एडिटर्स को जो लेटर्स लिखते हैं वो भी क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। लेटर्स टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे लेट सपोज कि अगर आपके इलाके की बिजली ठीक नहीं आ रही और आप वापडा का जो आपके इलाके का जो हेड है आप उसको एक लेटर लिखते हैं, या अगर आपके इलाके में गैस सही नहीं आ रही और आप जो गैस का जो इंचार्ज है उसको एक लेटर लिखते हैं, या अगर आप किसी और इदारे के किसी लेट सपोज कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए और आप उसके लिए एक लेटर लिखते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जब आप उनको कोई लेटर लिखते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, फॉर्मल लेटर कहलाएगा। फिर जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी क्या है, फॉर्मल लेटर है। इसी तरह से जब कोई जॉब से रिज़ाइन करता है तो जो रेजिग्नेशन लेटर लिखता है वो भी क्या है, फॉर्मल लेटर है। तो ये क्या हैं, टाइप्स हैं फॉर्मल लेटर्स की, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, सेल्स लेटर, कंप्लेंट लेटर, क्रेडिट लेटर, रिकवरी लेटर, business letters, letter to editors, letters to the government officials, application letters for job and resignation letters. Now here are the samples. इंक्वायरी लेटर का सैम्पल भी मौजूद है कि सबसे पहले आपने जिसको लेटर भेजना है उसका नाम लिखा आपने राइट हैंड कॉर्नर पे। अब इसमें भी दो तरह के फॉर्मेट हैं फॉर्मल लेटर्स में, आप फुल ब्लॉक फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं, यानी सारी की सारी चीज़ें आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखते हैं। जिधर द मैनेजर लिखा हुआ है मिस्टर अहमद भी आप इसी साइड पे लिखते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आधी चीज़ें आप राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और आधी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, आप कोई सा भी दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। पहले जो भेज रहा है वो अपना नाम लिखेगा, यानी आप भेज रहे हैं ना तो आप अपना नाम लिखेंगे, मिस्टर अहमद, हाउस नंबर, एड्रेस और फिर डेट, और उसके आगे जहाँ पे 2025 है ये इन्होंने डाला नहीं है लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप लाजमी होता है। फिर द मैनेजर कॉमा ABC इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमा मेन बुलेवार्ड DHA कॉमा फिर लाहौर फुल स्टॉप, फिर डियर सर मैडम कॉमा, फिर इसके बाद आपका लेटर जो भी पर्पज़ है उसका वो आप लिखेंगे। फिर जहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट हो गया, जो बात आपने करनी थी कंप्लीट कर दी, वहाँ कंप्लीट करें, उसके नीचे लिखें आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, थैंक यू इन एडवांस फॉर योर हेल्प। ये अलग लाइन में लिखते हैं हमेशा, उसी के पिछले पैराग्राफ के साथ जोड़ के नहीं लिखते। फिर चूँकि आपको नाम नहीं पता था उसका तो आपने क्या लिखा, योर्स फेथफुली, और फिर जहाँ पे चूँकि आप ऑफिशियल लेटर्स हैं हम नाम नहीं लिखेंगे तो ABC सॉरी XYZ लिख देंगे। फिर ऑर्डर लेटर का भी सैंपल मौजूद है, सेल्स लेटर का भी मौजूद है, कंप्लेंट लेटर का भी मौजूद है, तो ये सारे लेटर्स के ऑप्शंस आपने इसमें लिख लेने हैं। ओके, अब चूंकि क्लास का ये लिंक एंड हो रहा है मैं आप लोगों को नया लिंक भेज देती हूँ, सिर्फ 2-3 लेटर्स ही रह गए हैं। जो है उसको स्टडी कर लेते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स जब ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ्रेंड और फैमिलीज़ को लिखे जाते हैं, जैसे बर्थडेज, इंगेजमेंट्स, कंडोलेंसेज, इस तरह के इवेंट्स के लिए। और इसका स्ट्रक्चर क्या है सारी पता, पहले तो सैल्यूटेशन होगी डियर, उसके बाद उसका नाम लिख सकते हैं आप, हेलो लिख सकते हैं, हाय लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स इनफॉर्मल तो किसी भी तरह से शुरू किया जा सकता है। लेटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे थैंक यू फॉर योर लेटर, हाउ आर यू, सॉरी आई हैवंट रिटन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगेन इनफॉर्मल है तो कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है या फिक्स्ड वर्डिंग नहीं है।
लेटर को जब आप एंड करते हैं तो यूजली हम कहते हैं होप टू हियर फ्रॉम यू सून, टेक केयर और राइट बैक सून, इस तरह के सेंटेंसेस हम लिखते हैं। और क्लोजिंग जो है वो भी रिलेशनशिप पे बेस करती है। क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो लव फ्रॉम, ऑल माई लव, लॉट्स ऑफ लव। तो लेस क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो बेस्ट विशेज़, ऑल द बेस्ट, योर्स, इस तरह के वर्ड्स हम लिखते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके एल्डर्स हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, अंकल आंट हैं, या आपके छोटे बहन भाई हैं, या फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड है, तो उसी हिसाब से फिर आप अपनी क्लोजिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर्स में तो क्लोजिंग फिक्स हैं, सैल्यूटेशंस भी फिक्स्ड हैं, तो इनफॉर्मल लेटर्स में रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सैल्यूटेशन और क्लोजिंग कैसे लिखेंगे। अब इनफॉर्मल लेटर्स की टाइप्स कौन सी हैं? बर्थडे इनविटेशंस, कंडोलेंस लेटर, कंडोलेंस होता है ताज़ियत करना। फ्रेंडली लेटर यानी ऐसे ही किसी फ्रेंड को आपने लेटर लिख दिया। गुड बाय लेटर, लेटर ऑफ अपॉलजी, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशंस, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, लेटर ऑफ सिंपथी, लेटर ऑफ थैंक्स। अब ये जो रेजिग्नेशन लेटर है, ये जब आप जैसे मोहल्ले की कोई कमेटियाँ बनी होती हैं या इस तरह की किसी रेजिग्नेशन आप करें, अगर प्रॉपर जॉब से रिज़ाइन करेंगे तो वो फॉर्मल लेटर होगा। लेटर ऑफ थैंक्स, लेटर ऑफ वेलकम, थैंक यू लेटर। तो ये वो लेटर्स हैं जो हम इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं। अब सैम्पल में क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर एल्डर ब्रदर। एग्जामिनेशन ऑल आएगा इसमें सबसे पहले, कॉमा ABC सिटी के लिए यूज़ हो रहा है, December 2 2025 फुल स्टॉप। फिर डियर फ्रेंड, आई रिसीव योर लेटर लास्ट वीक बट आई कुड नॉट रिप्लाई अर्ली। और फिर इसके बाद आपने जो भी उसको जिस चीज़ के लिए इनवाइट करना था वो लिखा, विद लव एंड रिगार्ड्स योर सिंसेरली। और योर सिंसेरली भी ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो सिर्फ XYZ लिखते हैं, इट्स अप टू यू। आप योर फ्रेंड लिख दें, सिर्फ योर फ्रेंड XYZ। फिर रिक्वेस्टिंग योर फादर टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा ABC जुलाई और डेट और ईयर और फुल स्टॉप, डियर फादर। अब अगेन आपने बात की, पहले बताया कि आपका लेटर मिला था, पता चला फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, फिर ये कि मुझे जो है मेरी स्टडीज़ ऐसी जा रही हैं, और फिर ये कि मुझे पैसों की ज़रूरत है इन इन चीज़ों के लिए। और इसके बाद आप अपना लेटर क्लोज कर देंगे, विद लव एंड रिगार्ड्स योर्स अफेक्शनेटली XYZ। एंड और इस तरह से फिर आप जो है वो अपने जितने भी जो आपके पर्सनल लेटर्स हैं उनका स्ट्रक्चर यही रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल, ABC, डेट, देन जो भी आपका उस पर्सन के साथ रिलेशन है उसके हिसाब से सैल्यूटेशन, फिर लेटर का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे, और फिर योर्स अफेक्शनेटली, विद लव, विद बेस्ट विशेज़, विद रिगार्ड्स, जिस तरह से भी आप उसको क्लोज करना चाहें। सो दीज लेटर्स आर गिवन एट द एंड ऑफ योर चैप्टर। इनको एटलीस्ट ज़रूर प्रिपेयर कर लें और समझ के प्रिपेयर करें, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंट लेटर भी आए तो आप उसको मैनेज कर सकें। सो दीज वर that was our business communication. I hope it is clear to you. If there's any confusion, then you can ask.